डियर स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, जो थॉमस यंग्स ने 1801 में परफॉर्म किया था। और ये हमारे कोर्स का इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। इस एक्सपेरिमेंट में थॉमस यंग्स ने ये प्रूव किया था कि लाइट की वेव नेचर है। लाइट क्या है, इसकी क्या नेचर है, ये शुरू से ही एक बड़ा पजल रहा है साइंटिस्ट के लिए। लेकिन अब हम ये मानते हैं कि लाइट की डुअल नेचर है। हम इसकी पार्टिकल नेचर को भी एक्सेप्ट करते हैं और वेव नेचर को भी। कुछ एक्सपेरिमेंट ऐसे हैं जो इसकी पार्टिकल नेचर को कंसिडर करके हम उनको एक्सप्लेन कर पाते हैं, और कुछ तजर्बात ऐसे हैं जो सिर्फ वेव नेचर को लेके हम एक्सप्लेन कर पाते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि लाइट की डुअल नेचर है। अब क्योंकि लाइट की पार्टिकल नेचर भी है और वेव नेचर भी है, तो पार्टिकल नेचर सबसे पहले न्यूटन ने प्रपोज की थी, जिसने अपनी न्यूटन्स कार्पसल थ्योरी में कहा था कि जो स्ट्रीम बीम ऑफ लाइट है वो टाइनी पार्टिकल्स होती हैं या स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, जो किसी भी सरफेस से बिल्कुल उसी तरह रिफ्लेक्ट होते हैं कि जैसे दीवार से टेनिस बॉल रिफ्लेक्ट होते हैं। तो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन की बेस पे न्यूटन ने लाइट को एज ए पार्टिकल ट्रीट किया था। और रिसेंटली जो 20वीं सदी में आइंस्टाइन ने अपनी फोटान थ्योरी पेश की थी, उसमें भी हम लाइट को स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी या फोटान ट्रीट करते हैं। अभी जो फोटान्स थ्योरी है ये हम सेकेंड ईयर में डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन अभी हमारा फोकस है वेव नेचर ऑफ लाइट के बारे में। सबसे पहले 17वीं सदी में ऑलमोस्ट न्यूटन के ही दौर में हाइगन्स ने ये प्रपोज किया कि लाइट एज ए वेव बिहेव करती है। उस दौर में तो इसका कोई एक्सपेरिमेंटल एविडेंस नहीं था, लेकिन बाद में 1801 में थॉमस यंग्स ने अपने फेमस यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से ये प्रूव कर दिया कि लाइट एज ए वेव बिहेव करती है। और आज का हमारा यही टॉपिक है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, जिसे हम डिटेल से देखेंगे। अच्छा, इससे पहले कि हम यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पे मूव करें, ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि कब कोई चीज़ पार्टिकल के तौर पे बिहेव करती है और कब कोई चीज़ वेव के तौर पे बिहेव करती है। यानी पार्टिकल बिहेवियर होता क्या है। अगर आप इस डायग्राम में देखें तो रेत के जो ज़रात होते हैं वो एज ए पार्टिकल बिहेव करते हैं, ये वेव के तौर पे बिहेव नहीं करते। और अगर मैं दो स्लिट्स के अंदर से रेत के ज़रात को नीचे गिराता हूँ तो आपको नीचे इस स्क्रीन के ऊपर सिर्फ दो स्पॉट्स मिलते हैं, यानी कि स्लिट्स के बिल्कुल सामने दो स्पॉट्स आपको मिलेंगे। इसी तरह अगर लाइट एज ए पार्टिकल बिहेव करे तो लाइट को जब मैं दो स्लिट्स में से पास करवाऊँ तो लाइट स्क्रीन के ऊपर मुझे सिर्फ दो ब्राइट फ्रिंजेस मिलने चाहिए थे, यानी कि सामने स्क्रीन पे स्लिट्स के अपोजिट साइड पे सिर्फ दो ब्राइट बैंड मिलने चाहिए थे, बाकी कहीं पे कोई लाइट मौजूद ना होती। अगर ऐसे लाइट बिहेव करती तो हम कहते कि लाइट का पार्टिकल बिहेवियर है। लेकिन जब हमने रेत के ज़रात की तरह लाइट को दो स्लिट से गुजारा तो ये बिहेवियर नहीं था। अब वेव बिहेवियर क्या है? वेव इंटरफेरेंस शो करती हैं। इंटरफेरेंस दो तरह की होती है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि अगर किसी वेव के क्रस्ट को क्रस्ट पे फॉल किया जाए और ट्रफ को ट्रफ पे फॉल किया जाए तो जो रिजल्टेंट वेव में बनती है उसका एम्पलीट्यूड इन दोनों के एम्पलीट्यूड से ज़्यादा होता है। ऐसे इंटरफेरेंस को हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं। और अगर किसी एक वेव का क्रस्ट दूसरे की ट्रफ पे फॉल करे या पहले का ट्रफ दूसरे के क्रस्ट पे फॉल करे तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। अगर इन दोनों का एम्पलीट्यूड बराबर हो तो आपको रिजल्टेंट कोई वेव नहीं मिलती। इसको हम डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं। और इंटरफेरेंस का फिनोमेना सिर्फ वेव्स शो करती हैं। अब जैसा कि इस वीडियो में आप लोग देख सकते हो कि हम पानी की सरफेस पे वेव प्रोड्यूस करते हैं दो बॉल्स की मदद से। अब अगर मैं एक बॉल को मूव करता हूँ तो ये सर्कुलर रिपल्स प्रोड्यूस होते हैं, और ये ऐसे ही है कि जैसे ये एक सोर्स है। अब मैं अगर साथ दूसरे सोर्स से भी वेव प्रोड्यूस करता हूँ तो ये दो वेव सेम फ्रीक्वेंसी की सेम डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रही हैं, और जब ये आपस में मिलती हैं तो इनसे इंटरफेरेंस पैटर्न प्रोड्यूस हो रहा है। अब अगर आप इस इंटरफेरेंस पैटर्न को गौर से देखें तो इसमें आपको कुछ जगहों पे जैसे कि इन लाइंस के ऊपर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वेव्स जो हैं एक दूसरे को कैंसिल कर रही हैं और आपको कोई वेव्स नहीं मिल रही।
ठीक है, यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है। लेकिन अगर आप जो है इन जगहों पे को गौर से देखें तो यहाँ पे आपको लार्ज रिपल्स मिल रहे हैं और ये ऐसी जगह हैं कि यहाँ पे वेव्स यानी एक दूसरे में एडअप हो रही हैं और ये आपकी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है। तो सो स्टूडेंट्स, जैसे ये पानी की वेव्स जो हैं ये कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस शो कर रही हैं और यही प्रूफ है कि ये वेव्स हैं। तो इसी तरह लाइट वेव्स भी कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस शो करती हैं हमारे थॉमस यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में। अब अगर वेव्स को दोबारा आप देखें तो ये वो रीजन है जहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुई है और दोनों सोर्सेज की वेव्स ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया और कोई रिपल्स नहीं दिखाई दे रहे। और इसके अलावा अगर हम इन रीजन्स को देखें जहाँ पे लार्ज रिपल्स नज़र आ रहे हैं तो यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है वेव्स की। तो इंटरफेरेंस सिर्फ वेव्स शो करती हैं। इसी तरह अगर हम लाइट को इन स्लिट में से गुजारें, ये एक स्लिट है, ये दूसरी स्लिट है, ये दोनों स्लिट्स एक्ट करती हैं एज ए सोर्सेज। तो जब हम स्क्रीन पे देखते हैं तो हमें बजाय दो ब्राइट स्पॉट्स के सीरीज ऑफ ब्राइट और डार्क स्पॉट्स मिलते हैं। ये ब्राइट है और ये डार्क है, ये ब्राइट है, ये डार्क है। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे कि पानी की वेव जहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस शो करती हैं वहाँ पे आपको लार्ज एम्पलीट्यूड मिलता है, जहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस शो करती हैं वहाँ पे कोई एम्पलीट्यूड नहीं मिलता। इसी तरह जब दो स्लिट से आपने लाइट को पास किया तो सामने आपको ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस दिखाई देते हैं स्क्रीन पे, जो कि पानी की वेव्स ही की तरह है। तो इस एक्सपेरिमेंट से ये प्रूव हो जाता है कि जो लाइट है उसका वेव बिहेवियर है, ना कि पार्टिकल। अब इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए आपको तीन चीज़ें चाहिए। एक सोर्स चाहिए जो कि यहाँ पे हमारे पास लेज़र लाइट है, रेड लेज़र लाइट है। दूसरा दो स्लिट्स चाहिए। अब आप इस डायग्राम में देखें कि हम ये दो स्लिट्स यूज़ करेंगे। इन दो स्लिट्स के दरमियान सेपरेशन 0.25 मिलीमीटर है। इन दो स्लिट्स के दरमियान सेपरेशन 0.5 मिलीमीटर है। इनके दरमियान 0.75 है और इनके दरमियान 1 मिलीमीटर की सेपरेशन है। तो इस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट में हमने ये वाली दो स्लिट्स यूज़ की हैं। ये आपको देखने में एक स्लिट दिखाई देती है बट एक्चुअली ये दो हैं और इनके दरमियान 0.5 मिलीमीटर सेपरेशन है। जब हम लेज़र लाइट को इन स्लिट्स के ऊपर डालेंगे तो आपको आउटपुट पे ऐसे ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस मिलेंगे। अब ये जो फ्रिंजेस हैं ये कंफर्म करते हैं कि लाइट की वेव नेचर है। तो इस तरह ये एक्सपेरिमेंट लाइट की वेव नेचर को प्रूव करता है। अगर स्टूडेंट्स हम स्लिट्स ना लें और वैसे लेज़र को स्क्रीन पे ऊपर शाइन करें तो हमें जस्ट एक ऐसा सर्कुलर स्पॉट मिलेगा। और ये ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस जो हमें मिले थे ये तो हमें मोनोक्रोमेटिक लाइट या सिंगल कलर की लेज़र लाइट से मिले हैं। अगर हम इसी तरह इन स्लिट्स के ऊपर वाइट लाइट को इंसिडेंट करें तो हमें कुछ इस तरह का पैटर्न नज़र आएगा, जिसमें जो सेंट्रल फ्रिंज होता है वो तो वाइट होता है लेकिन जो बाकी फ्रिंजेस होते हैं वो कलर्ड होते हैं, क्योंकि जो वाइट लाइट होती है वो मोनोक्रोमेटिक या सिंगल कलर की नहीं होती। इसमें बेशुमार कलर्स होते हैं, रेड, ब्लू, ग्रीन, वायलेट, इंडिगो, तो वो स्प्लिट हो जाते हैं। तो मोनोक्रोमेटिक लाइट अगर ब्लू यूज करोगे तो इस तरह का पैटर्न मिलेगा, ग्रीन के लिए इस तरह का मिलेगा, रेड के लिए ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस का इस तरह का पैटर्न मिलेगा, जबकि व्हाइट लाइट का इस तरह का पैटर्न होगा। नेक्स्ट हम इसकी कैलकुलेशंस पे मूव करते हैं। तो इसकी जो कैलकुलेशन है वो बेसिकली तीन हिस्सों में मैंने डिवाइड की हुई है। पार्ट 1 में हम ब्राइट और डार्क फ्रिंज बनने की कंडीशंस को देखेंगे कि वो कौन सी ड्राइव करेंगे कि वो कौन सी कंडीशंस हैं जिससे ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस बनते हैं। पार्ट 2 में हम जो ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस बनते हैं उनका सेंटर ऑफ स्क्रीन से डिस्टेंस देखेंगे कि हर ब्राइट और डार्क फ्रिंज का सेंटर ऑफ स्क्रीन से कितना फासला है। और पार्ट 3 में हम देखेंगे कि दो कंसेक्टिव ब्राइट फ्रिंजेस या दो कंसेक्टिव डार्क फ्रिंजेस के दरमियान डिस्टेंस कितना होता है और ये किन चीज़ों पे डिपेंड करता है। पार्ट 1 कंडीशंस फॉर ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस। तो ब्राइट फ्रिंज की कंडीशन, जैसा कि आप लोगों ने चैप्टर नंबर 8 में ये बात पढ़ी हुई है कि
ब्राइट फ्रिंज तब बनता है जब दो फ्रिंजेस में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो, और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तब होती है जब पाथ डिफरेंस दोनों वेव्स के दरमियान होता है वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा होता है। और यहाँ पे पाथ डिफरेंस हम देखेंगे डी साइन थीटा है, और ब्राइट फ्रिंज की कंडीशन आएगी डी साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा। इसी तरह डार्क फ्रिंज तब बनता है जब दो फ्रिंजेस में डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो, यानी एक का क्रस्ट दूसरे के ट्रफ पे फॉल करे, और जो पाथ डिफरेंस है दोनों का वो ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2 हो। और इसी को हमने ऐसे भी लिखा था 2n+1 इंटू लैम्डा बाई 2, यानी कि जो ऑड इंटीग्रल मल्टीपल है ऑफ लैम्डा बाई 2 हो तो डार्क फ्रिंज बनते हैं। और इसी को हम थोड़ा मैथमेटिकली अरेंज करें तो ये फॉर्म आ जाती है, यानी कि 2 को अगर हम क्या करें अंदर डिवाइड कर दें तो ये बन जाएगा 2n+1/2, और बाहर यहाँ पे लैम्डा रह जाएगा, और इसको अगर हम लिख सकते हैं 2n/2 +1/2 इंटू लैम्डा, 2 से कैंसिल, और ये आपके पास ये फॉर्म आ जाएगी n+1/2 इंटू लैम्डा। तो ये जो फॉर्म है ये भी बेसिकली यही है ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2। डायग्राम, इसके लिए आपने डायग्राम बनानी है। आप दो स्लिट्स को कंसिडर करें ए और बी को, जिनके दरमियान जो फासला है वो है या सेपरेशन है वो स्मॉल डी है। इसी तरह अब आप एक स्क्रीन को कंसिडर करें जो कि स्लिट से एल फासले पे पड़ी हुई है। हम स्क्रीन के ऊपर एक पॉइंट पी को कंसिडर करते हैं। अब स्लिट ए से जो पॉइंट पी तक रे पहुंचती है उसे हम ए पी कह देते हैं। इसी तरह स्लिट बी से जो पॉइंट पी तक रे पहुंच रही है इसे हम बी पी कह देते हैं। अब देख सकते हैं आप कि ए पी और बी पी का जो डिस्टेंस है वो सेम नहीं है, क्योंकि ए पी का डिस्टेंस कम है और बी से पी का ज़्यादा है। अब मैं जो कि एक लाइन मैंने ड्रॉ की परपेंडिकुलर ए डी, ठीक है, और ये बी डी वो एक्स्ट्रा डिस्टेंस है जो नीचे वाली रे ट्रैवल कर रही है। इस डिस्टेंस को हम कहते हैं पाथ डिफरेंस। तो अगर आपने टू फाइंड द कंडीशंस ऑफ कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वी फर्स्ट हैव टू फाइंड द पाथ डिफरेंस बिटवीन रे पी एंड बी पी। तो हमें ये पहले पाथ डिफरेंस फाइंड करना है, और आप चैप्टर 8 में पहले पढ़ चुके हो, जैसे मैंने पिछली स्लाइड में भी बताया है कि दो वेव्स में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तब होती है जब उनका पाथ डिफरेंस इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा हो, और अगर दो वेव्स में पाथ डिफरेंस ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2 हो तो उनमें डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है। और ये जो ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2 वाली कंडीशन है, अभी आपने देखा हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं n+1/2 इंटू लैम्डा। इसके लिए आपको करना ये होगा कि 2 को अंदर डिवाइड कर देना होगा और थोड़ा सा सॉल्व करना होगा। अगर हम स्क्रीन के सेंटर को O कहें और ये जो पॉइंट स्लिट ए और बी के सेंट्रल पॉइंट है इसको हम C कहें, और आप देख सकते हैं कि ओ सी जो है वो बेसिकली L या स्क्रीन और स्लिट के दरमियान सेपरेशन के बराबर है। जो एंगल है ओ सी और सी पी के दरमियान इसे हम थीटा कहें, और थीटा एंगल हमें पॉइंट पी की लोकेशन बताता है। जैसे जैसे आप थीटा को कम करते जाओगे तो आप ओ की तरफ आते जाओगे, और अगर हम थीटा को बढ़ाते जाएंगे तो हम ओ से अवे जाते जाएंगे। तो बेसिकली ये जो थीटा है ये हमें किसी भी पॉइंट की लोकेशन बताता है स्क्रीन के ऊपर। और अगर हम थीटा को ज़ीरो कर देंगे तो थीटा ज़ीरो करने से आप सेंटर ऑफ द स्क्रीन पे आ जाएंगे। इस फिगर में आप देख सकते हैं कि जो ए और बी लाइन है यानी वर्टिकल लाइन, ये ओ सी लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर है, ये वर्टिकल है, और ओ सी हॉरिजॉन्टल है, तो ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। अब अगर हम पॉइंट ए से परपेंडिकुलर ड्रॉ करें बी पी के ऊपर तो हमें एक लाइन मिली ए डी, ठीक है, और ए डी जो है वो बी पी के ऊपर भी परपेंडिकुलर है,
क्योंकि स्क्रीन का जो डिस्टेंस होता है वो स्लिट से बहुत ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू सेपरेशन बिटवीन स्लिट, सो थीटा स्मॉल होता है। और स्मॉल वैल्यू ऑफ थीटा के लिए जो है वो ए डी जो लाइन है ये सी पी के ऊपर भी परपेंडिकुलर होगी, ठीक है। तो लिहाजा ए डी सी पी यानी ये एंगल भी 90 का है और ये एंगल भी 90 का है। ज्योमेट्री से हम जानते हैं कि जितना एंगल दो लाइंस के दरमियान होता है उनके परपेंडिकुलर्स के दरमियान भी उतना ही होता है। जैसा कि अभी आपने देखा कि ओ सी और सी पी के दरमियान जो एंगल है वो है थीटा, जो कि ये है ए ओ सी और सी पी के दरमियान। और इनके जो परपेंडिकुलर्स होंगे ए बी और ए डी, मतलब ए बी और ए डी, इनके दरमियान भी जो एंगल होगा वो कितना होगा थीटा। अब ये पॉइंट ए है, ये डी है, और ये ए है और ये बी है, तो ये एंगल भी इनके दरमियान जो होगा वो थीटा होगा। अब फिगर से क्लियर नज़र आ रहा है कि ए पी और जो डी पी हैं ये डिस्टेंसेस आपस में इक्वल हैं, और जो बी डी है वो एक्स्ट्रा डिस्टेंस है जो नीचे वाली रे ट्रेवल कर रही है। अब पॉइंट पी पे ब्राइट फ्रिंज बनेगा या डार्क बनेगा वो डिपेंड करेगा इस पाथ डिफरेंस बी डी पे। तो लिहाजा हम कह सकते हैं कि पाथ डिफरेंस जो है ये आपका बी डी है जो हमने फाइंड करना है। तो अब हम ट्राइंगल ए डी बी को कंसिडर करते हैं, और ये जो ट्राइंगल है इसको मैंने सेपरेट करके ऊपर बना दिया है, जिसमें आप देख सकते हैं कि जो थीटा के सामने साइड है ये आपका परपेंडिकुलर है, और जो 90 के सामने साइड है ये आपका हाइपोटेन्यूज है, यानी बी डी परपेंडिकुलर है और ए बी हाइपोटेन्यूज है। और साइन थीटा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज के बराबर होता है, तो परपेंडिकुलर की जगह आप लिख सकते हैं बी डी और हाइपोटेन्यूज की जगह हम लिख सकते हैं ए बी, और यहाँ से बी डी बराबर हो जाएगा ए बी साइन थीटा के। तो और ए बी जो क्योंकि सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स है जिसे हमने स्मॉल डी कहा हुआ है, तो ए बी की जगह हम डी पुट कर देते हैं, तो आपके पास पाथ डिफरेंस आ जाएगा डी साइन थीटा। तो इस तरह हमने दो स्लिट्स के दरमियान पाथ डिफरेंस को निकाल लिया, तो हमारा पाथ डिफरेंस आ गया डी साइन थीटा। अब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन ये है कि पाथ डिफरेंस को इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लेमडा के बराबर होना चाहिए, यानी डी साइन थीटा एन लेमडा के बराबर हो। और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन ये होती है कि पाथ डिफरेंस को ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लेमडा बाई 2 होना चाहिए, यानी कि डी साइन थीटा को 2n+1 लेमडा बाई 2 होना चाहिए। इसी 2 को अगर हम मज़ीद सॉल्व करें अंदर ले जाएं तो ये बन जाएगा 2n+1/2, और अगर हम सेपरेट कर दें इनको मतलब 2n/2 लिख सकते हैं +1/2 इंटू लेमडा, ये 2 से कैंसिल, तो ये n+1/2 लेमडा बन जाएगा। तो स्टूडेंट्स इक्वेशन 1 जो है ये कंडीशन है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की, और इक्वेशन 2 है कंडीशन फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की। और ये हम पहले से भी जानते हैं कि जब भी पाथ डिफरेंस दो वेव्स का इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लेमडा हो तो हमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस या ब्राइट फ्रिंज मिलेगा, और जहाँ पे स्लिट ए और स्लिट बी से आने वाली लाइट के दरमियान पाथ डिफरेंस ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लेमडा बाई 2 होगा वहाँ पे डार्क फ्रिंज मिलेगा। अब ये जो इक्वेशंस हैं डी साइन थीटा इज इक्वल टू एन लेमडा इन और डी साइन थीटा इक्वल टू n+1/2 लेमडा, इनमें जो n है इसे हम ऑर्डर ऑफ फ्रिंज कहते हैं। ये बेसिकली इंटीजर होता है और n की वैल्यू 0 +-1 +-2 +-3 हो सकती है। अब सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज के लिए ऑर्डर 0 होता है, उससे ऊपर वाले ब्राइट फ्रिंज के लिए n को हम 1 लेते हैं और नीचे वाले को n को -1। इसी तरह नेक्स्ट ब्राइट फ्रिंज के लिए n 2 होता है और नीचे वाली साइड के लिए -2। अगर हम नीचे वाले को +2 कहेंगे तो पहचान के लिए ऊपर वाले को -2 कहेंगे, और इस तरह नेक्स्ट फ्रिंज के लिए ऑर्डर n3 होगा और नीचे वाले के लिए n-3, और
डार्क फ्रिंजेस का जो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज है, इससे ऊपर वाला डार्क फ्रिंज और इससे जो नीचे वाला डार्क फ्रिंज है, इन दोनों का ऑर्डर जो होता है ये 0 होता है। उससे ऊपर वाले डार्क फ्रिंज का ऑर्डर 1 और इसी तरह इनका 1 होता है और नेक्स्ट जो होते हैं उनका 2 होता है और नेक्स्ट का 3। तो ये फ्रिंजेस हैं कि सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज का ऑर्डर 0 होता है। इसी तरह सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज के जो लेफ्ट और राइट साइड पे डार्क फ्रिंजेस होते हैं उनका ऑर्डर भी 0 होता है और इस तरह बाकी जो हायर ऑर्डर फ्रिंजेस होते हैं उनका रिस्पेक्टिव ऑर्डर n की वैल्यू होती है। अब ये जो इक्वेशन है डी साइन थीटा इज इक्वल टू एन लेमडा और डी साइन थीटा इज इक्वल टू एन प्लस 1 ओवर 2 लेमडा, इन इक्वेशंस में अब अगर हम पाथ डिफरेंस निकालें, ये जो इक्वेशंस हैं डी साइन थीटा इज इक्वल टू एन लेमडा, डी साइन थीटा इज इक्वल टू एन प्लस 1 ओवर 2 लेमडा, ये हम पाथ डिफरेंस देती हैं मुख्तलिफ फ्रिंजेस के लिए। अब अगर आप ये देखें स्क्रीन के ऊपर, तो जो सेंटर में जो फ्रिंज बनता है सेंटर ओ पे, रे ए ओ और बी से ओ तक दोनों रेस का डिस्टेंस सेम है, यानी तो पाथ डिफरेंस क्या हो जाएगा 0। तो लिहाजा अगर मैं n को 0 पुट कर दूं, ठीक है, इस इक्वेशन में, तो आपके पास डी साइन थीटा 0 आ जाएगा और ये कॉरस्पॉन्ड करेगा सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज को, कि यानी कि सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज के लिए दोनों रेस में पाथ डिफरेंस 0 है। इस तरह अगर मैं n को 1 पुट कर दूं इस इक्वेशन में, ठीक है, तो डी साइन थीटा पाथ डिफरेंस लेमडा आ जाएगा और जैसे कि ये है, ये पॉइंट P1 के लिए ये है नेक्स्ट ब्राइट फ्रिंज के लिए कि ए पी का डिस्टेंस कम है और बी की पी का डिस्टेंस ज़्यादा है और ये पाथ डिफरेंस लेमडा है। तो अब यहाँ पे मेरे पास n इज इक्वल टू 1 के लिए नेक्स्ट ब्राइट फ्रिंज बन जाएगा जिनका पाथ डिफरेंस लेमडा है। इसी तरह सेंटर से नीचे अगर मैं किसी पॉइंट को कंसिडर करता हूँ, पॉइंट P2 को, तो रे ए पी टू ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है बी पी टू से। तो अब यहाँ पे अगर बी पी टू में से ए पी टू में माइनस कर दूँ तो ये पाथ डिफरेंस माइनस लेमडा आएगा। तो सो नेक्स्ट ब्राइट फ्रिंज के लिए पाथ डिफरेंस माइनस लेमडा है। इसी तरह अगले ब्राइट फ्रिंजेस के लिए प्लस 2 लेमडा या माइनस 2 लेमडा होगा और नेक्स्ट ब्राइट फ्रिंजेस के लिए ऊपर और नीचे बिलतरतीब 3 लेमडा और माइनस 3 लेमडा और इसी तरह नेक्स्ट के लिए 4 लेमडा एंड सो ऑन। तो इस तरह जो सेंट्रल पे ब्राइट फ्रिंज बनता है उनके लिए पाथ डिफरेंस 0, उससे ऊपर वाले के लिए लेमडा, नेक्स्ट ब्राइट फ्रिंज के लिए 2 लेमडा, नेक्स्ट ब्राइट फ्रिंज के लिए 3 लेमडा होता है एंड सो ऑन। अब जो डार्क फ्रिंजेस हैं, अगर मैं n को 0 पुट करूं तो मेरे पास जो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज के पास पहले दो डार्क फ्रिंज आते हैं, एक ऊपर वाली साइड पे और एक नीचे वाली साइड पे, इनका मुझे पाथ डिफरेंस मिल जाएगा। अगर मैं n को 0 पुट करता हूं तो क्लियरली डी साइन थीटा आ जाता है लेमडा बाई 2। तो सो डार्क फ्रिंज के लिए पाथ डिफरेंस जो होगा दोनों रेज में वो लेमडा बाई 2 होगा सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज के करीब वालों के लिए। नेक्स्ट अगर मैं n को 1 पुट करता हूँ तो ये आ जाएगा 3 लेमडा बाई 2। n को मैं 2 पुट करता हूँ इस इक्वेशन में तो ये मेरे पास आ जाएगा 5 लेमडा बाई 2। तो इस तरह जो डार्क फ्रिंजेस के दरमियान कंसेक्टिव डार्क फ्रिंजेस के दरमियान पाथ डिफरेंस होगा, सॉरी, जो हर नेक्स्ट ब्राइट फ्रिंज का पाथ डिफरेंस होगा वो इस तरह होगा, फर्स्ट का लेमडा बाई 2, फिर 3 लेमडा बाई 2, फिर 5 लेमडा बाई 2 एंड फिर 7 लेमडा बाई 2 एंड सो ऑन। तो सो यहाँ से क्लियर हो गया कि जब भी पाथ डिफरेंस इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लेमडा होगा वहाँ पे ब्राइट फ्रिंज बनेगा, ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लेमडा बाई 2 होगा तो वहाँ पे डार्क फ्रिंज बनेगा। अब हम पार्ट 2 की कैलकुलेशन करते हैं, डिस्टेंस ऑफ ब्राइट और डार्क फ्रिंज फ्रॉम सेंटर ओ ऑफ स्क्रीन। अच्छा स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि किसी भी ब्राइट फ्रिंज का डिस्टेंस सेंटर ओ से आपने निकालना तो उसका फार्मूला होता है लेमडा एन लेमडा एल ओवर डी।
और किसी डार्क फ्रिंज का अगर सेंटर रो से डिस्टेंस निकालना हो तो उसका फार्मूला होगा n+1/2 लैम्डा l/d। यानी कि अगर ये मेरी स्क्रीन है और ये मेरा स्क्रीन का सेंटर है तो यहाँ पे कहीं nth ब्राइट फ्रिंज बन रहा है, तो अगर इसकी डिस्टेंस को हम कह देते हैं y, तो y किसके बराबर होगा n लैम्डा l/d, जो कि हम प्रूव करेंगे। और इसी तरह अगर कहीं पे डार्क फ्रिंज बन रहा है तो इसका स्क्रीन के सेंटर से जो डिस्टेंस होगा, इसे ये जो y होगा ये हमेशा होगा n1/2 लैम्डा l/d। n उस फ्रिंज का ऑर्डर होगा, ब्राइट का या डार्क का। मतलब इस फार्मूले में आप किसी भी ब्राइट फ्रिंज का ऑर्डर पुट करें या नीचे वाले फार्मूले में किसी भी डार्क फ्रिंज का ऑर्डर पुट करें तो उसका आपको सेंटर रो से डिस्टेंस मिल जाएगा। तो अब हम देखते हैं कि फार्मूला आया कैसे। अगर हम ट्रायंगल OCP को कंसिडर करें, ठीक है, O से P तक लेट्स सपोज पॉइंट P पे कोई फ्रिंज बन रहा है जिसका ये ब्राइट भी हो सकता है और डार्क भी, जिसका डिस्टेंस सेंटर O से कितना है y, ठीक है। अब ट्रिग्नोमेट्री हमें कहती है कि थीटा के सामने आपके पास परपेंडिकुलर होता है तो y आपका परपेंडिकुलर है, और नीचे आपकी बेस होती है तो बेस l के बराबर है, तो लिहाजा tan थीटा जो होता है ये परपेंडिकुलर ओवर बेस या y/l के बराबर आ जाएगा, जो मैंने यहाँ पे शो किया है। और यहाँ से y बराबर आ जाएगा l tan थीटा के। जैसा कि हमने पहले कहा कि थीटा बहुत स्मॉल होता है क्योंकि स्क्रीन का जो डिस्टेंस होता है ये बहुत ज़्यादा होता है स्लिट से एज कम्पेयर टू सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स, तो लिहाजा हम लिख सकते हैं कि tan थीटा जो है नियरली sin थीटा की इक्वल है। और इस फार्मूला में मैं tan थीटा की जगह sin थीटा लिख लूँगा और y बराबर हो जाएगा l sin थीटा के। इसे हम कह देते हैं इक्वेशन 3। अगर हम ब्राइट फ्रिंज की बात करें तो ब्राइट फ्रिंज के लिए हमने पाथ डिफरेंस निकाला था कि सपोज मैं करता हूँ कि यहाँ पॉइंट P पे ब्राइट फ्रिंज बन रहा है, तो ब्राइट फ्रिंज के लिए जो हमने पाथ डिफरेंस निकाला था उसका फार्मूला था d sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा, और इक्वेशन 3 जो भी हमने पिछली स्लाइड में देखी है वो y इज इक्वल टू l sin थीटा है। अगर मैं यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू निकालूं तो साइन थीटा इक्वल हो जाएगा y ओवर l के, और ये जो साइन थीटा की वैल्यू है हम इक्वेशन 1 में पुट कर दें, यानी साइन थीटा की जगह में अगर y ओवर l लिख दूं तो मेरे पास d इंटू वाई ओवर l आ जाएगा n लैम्डा, और यहाँ से y आ जाएगा n लैम्डा l ओवर d। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास ब्राइट फ्रिंज की कंडीशन आ गई। ब्राइट फ्रिंज का डिस्टेंस आ गया सेंटर O से। सपोज अगर यहाँ पे कोई भी nth ब्राइट फ्रिंज बन रहा है तो उसका सेंटर O से जो डिस्टेंस होगा वो y n लैम्डा l ओवर d के बराबर होगा। अगर अब जैसे अगर मैं n को 0 पुट करूं तो इस फार्मूले में अगर मैं n को 0 पुट करूंगा तो मेरे पास y भी क्या आ जाएगा 0। तो जो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज होता है वो y इक्वल टू 0 यानी सेंटर पे होगा। और अगर मैं n को 1 पुट करूं, ठीक है, तो y मेरे पास आ जाएगा इस फार्मूले में लैम्डा l ओवर d। इट मीन्स जो फर्स्ट ऑर्डर ब्राइट फ्रिंज होगा उसका सेंटर से डिस्टेंस जो होगा वो लैम्डा l ओवर d होगा। लैम्डा l ओवर d सेंटर ब्राइट फ्रिंज फर्स्ट ऑर्डर ब्राइट फ्रिंज एक ऊपर होता है और एक नीचे होता है। इसी तरह अगर मैं 2 पुट कर दूं n को तो y 2 लैम्डा l ओवर d आ जाएगा। ये सेकेंड ऑर्डर ब्राइट फ्रिंजेस हैं और इन दोनों का सेंटर से डिस्टेंस जो है वो 2 लैम्डा l ओवर d है। इसी तरह थर्ड ऑर्डर ब्राइट फ्रिंजेस के का डिस्टेंस जो होगा वो 3 लैम्डा l ओवर d हो जाएगा, और फोर्थ ऑर्डर ब्राइट फ्रिंज का डिस्टेंस 4 लैम्डा l ओवर d हो जाएगा। और इस तरह हम किसी भी ऑर्डर के ब्राइट फ्रिंज का डिस्टेंस निकाल सकते हैं इस जनरल फार्मूला से या इक्वेशन 4 से। अब डार्क फ्रिंजेस के लिए अगर हम सेकंड और थर्ड कंडीशन को कंसिडर करें, डार्क फ्रिंज की कंडीशन ये है कि जो डी साइन थीटा होता है वो ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2 या n+1/2 लैम्डा होता है। और जो y का फार्मूला हमने निकाला था वो इक्वेशन 3 में वो था l साइन थीटा। इसी तरह अगर मैं साइन थीटा की वैल्यू निकालूं तो साइन थीटा यहाँ से इक्वेशन 3 से बन जाएगा y ओवर l,
और ये वैल्यू अगर मैं इधर पुट कर दूं तो d इंटू वाई ओवर एल इज इक्वल टू एन प्लस वन ओवर टू लेमडा बन जाएगा। यहाँ से y की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी n प्लस वन ओवर टू लेमडा एल ओवर डी। अब ये मेरे पास जो है ये डिस्टेंस ऑफ डार्क फ्रिंज आया है फ्रॉम सेंटर ओ ऑफ स्क्रीन। सपोज अगर पॉइंट P के ऊपर कोई डार्क फ्रिंज बन रहा है तो इसका डिस्टेंस सेंटर O से हमारे पास हम इस फार्मूला से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब कुछ डार्क फ्रिंजेस का डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। ये रेड लाइन ये शो करती है कि ये सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज है हमारा, ठीक है। अगर मैं n को 0 पुट कर देता हूँ तो n को अगर इस फॉर्मूला में हम 0 पुट कर देते हैं तो y बराबर हो जाएगा 1 ओवर 2 लेमडा एल ओवर डी। इट मीन्स कि जो जीरो ऑर्डर डार्क फ्रिंज है उनका डिस्टेंस सेंटर से हाफ लेमडा एल ओवर डी होता है। मीन्स कि ये जीरो ऑर्डर है और इनका डिस्टेंस अगर आप लोग देखें तो ये जो डिस्टेंस है ये जीरो ऑर्डर फ्रिंज का डिस्टेंस, ये दोनों के सेंटर तक का डिस्टेंस ले लिया जाता है तो ये आपका लेमडा एल ओवर टू डी है। इसी तरह अगर मैं n को 1 पुट कर दूं तो मेरे पास जो y है वो 3 लेमडा एल ओवर टू डी आ जाएगा। और जो फर्स्ट ऑर्डर डार्क फ्रिंजेस होते हैं इनका डिस्टेंस सेंटर से 3 लेमडा एल ओवर टू डी होता है। इस तरह मैं n को 2 पुट कर दूं तो यहाँ पे 2 पुट करने से मेरे पास जो y है वो 5 ओवर 2 लेमडा एल ओवर डी आ जाएगा। तो लिहाजा जो सेकेंड ऑर्डर फ्रिंजेस होते हैं इनका डिस्टेंस सेंटर से 5 लेमडा एल ओवर टू डी होता है और इस तरह थर्ड ऑर्डर का जो डिस्टेंस होगा वो 7 ओवर 2 लेमडा एल ओवर डी होगा एंड सो ऑन। इस तरह हम किसी भी डार्क फ्रिंज का स्क्रीन के सेंटर से डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो लिहाजा इक्वेशन 4 और 5 जो है ये हमें ब्राइट और डार्क फ्रिंज का डिस्टेंस देती है सेंटर ओ ऑफ द स्क्रीन से। अब पार्ट 3 की बात करते हैं कि सेपरेशन बिटवीन ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस। कि लेट्स सपोज कि ये मेरे पास स्क्रीन पे दो ब्राइट फ्रिंजेस बने हैं, एक ये बना है B2 और एक ये बना है B1। तो इनका आपस में सेपरेशन कितनी होगी, ठीक है। तो और अगर यहाँ पे दो डार्क फ्रिंजेस बनते हैं तो दो कंसेक्टिव डार्क फ्रिंजेस के दरमियान सेपरेशन कितनी होगी, तो ये फाइंड करते हैं। अब सपोज जो ब्राइट फ्रिंज का डिस्टेंस सेपरेट का फार्मूला है वो लैम्डा एल ओवर डी है और जो डार्क है वो भी लैम्डा एल ओवर डी है। अगर आप नोट करें ये इक्वेशन 6 और नीचे जो है ये इक्वेशन 7, ठीक है, ये एग्जैक्टली सेम है। इसका मतलब ये होता है कि दो कंसेक्टिव ब्राइट और दो कंसेक्टिव डार्क फ्रिंजेस के दरमियान डिस्टेंस सेम आएगा। अब देखते हैं ये फार्मूला कैसे ड्राइव हुआ है। Separation between two consecutive bright fringes, mth and n plus 1 fringes given by, let's suppose कि ये मेरी स्क्रीन का सेंटर है O और इससे जो अगला ब्राइट फ्रिंज है इसको मैं कह देता हूँ nth ब्राइट फ्रिंज और इसका डिस्टेंस सेंटर से है ym। इससे नेक्स्ट जो ब्राइट फ्रिंज है इसके डिस्टेंस को मैं अज्यूम कर लेता हूँ ym प्लस 1। तो अब इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस होगा यानी जो सेपरेशन होगी वो डेल्टा वाई है। तो क्लियरली नज़र आ रहा है कि डेल्टा वाई जो होगा वो जो सेकंड ब्राइट फ्रिंज है उसका डिस्टेंस सेंटर ओ में से जो पहला ब्राइट फ्रिंज था उसका डिस्टेंस सेंटर ओ से माइनस कर दूं। अब आपने इक्वेशन 4 में देखा है कि किसी भी ब्राइट फ्रिंज का डिस्टेंस सेंटर ओ से जो होता है वो होता है एन लेमडा एल ओवर डी। तो लिहाजा m ब्राइट फ्रिंज का डिस्टेंस निकालने के लिए मैं n की जगह m पुट कर दूंगा और m प्लस 1 ब्राइट फ्रिंज का डिस्टेंस निकालने के लिए मैं n की जगह m प्लस 1 पुट कर दूंगा। तो m ब्राइट फ्रिंज का डिस्टेंस आ गया m लेमडा एल ओवर डी और y m प्लस 1 ब्राइट फ्रिंज का डिस्टेंस आ गया m प्लस 1 लेमडा एल ओवर डी। अब आप जानते हैं कि डेल्टा y क्योंकि y m प्लस 1 माइनस y m के बराबर है तो हम ये दोनों वैल्यूज इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो आपके पास m प्लस 1 ये y m प्लस 1 की जगह आ गया और ये y m की जगह आ गया। तो अब अगर मैं इस फैक्टर को अंदर m से और 1 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास m लेमडा एल ओवर डी आ जाएगा और साथ में लेमडा एल ओवर डी और माइनस ये तो मौजूद है m लेमडा एल ओवर डी। क्योंकि ये प्लस है और ये माइनस है
ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो डेल्टा वाई आपके पास रह जाएगा लैम्डा एल ओवर डी। तो दो कंसेक्टिव ब्राइट फ्रिंजेस के दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो लैम्डा एल ओवर डी के बराबर होता है। यानी कि अगर आपको वेवलेंथ, सेपरेशन, डिस्टेंस ऑफ स्क्रीन फ्रॉम द स्लिट और सेपरेशन बिटवीन स्लिट्स पता हो तो आप इस फार्मूले में पुट करके ये भी बता सकते हो कि दो ब्राइट फ्रिंजेस के दरमियान डिस्टेंस कितना होगा। इसी तरह अगर डार्क फ्रिंजेस की बात करें तो मैं अज्यूम करता हूँ कि सेंटर से पहले डार्क फ्रिंज का जो डिस्टेंस है वो वाई एम है और नेक्स्ट डार्क फ्रिंज का जो डिस्टेंस है वो हम ले लेते हैं वाई एम प्लस वन। तो इन दोनों डार्क फ्रिंजेस में जो सेपरेशन होगी वो होगी डेल्टा वाई, और ऑब्वियसली डेल्टा वाई बराबर होगा वाई एम प्लस वन माइनस वाई एम कि नेक्स्ट डार्क फ्रिंज के डिस्टेंस में से पहले डार्क फ्रिंज का डिस्टेंस जो सेंटर से उसे माइनस कर दो। From equation the distance of n dark fringe from center row of the screen, तो किसी भी डार्क फ्रिंज का सेंटर रो से जो डिस्टेंस होता है y वो आपने फाइंड किया था, वो था n प्लस वन ओवर टू लेमडा एल ओवर डी जो कि आपने इक्वेशन 5 में फाइंड किया था। तो अब अगर nth डार्क फ्रिंज का डिस्टेंस सेंटर से फाइंड करना है तो n की जगह m पुट कर देंगे, और m प्लस वन डार्क फ्रिंज का डिस्टेंस हमने फाइंड करना है तो n की जगह m प्लस वन पुट कर देंगे। ऐसे वाई एम आ जाएगा, एन की जगह मैंने सिंपल यहाँ पे एम पुट कर दिया और एम प्लस वन के लिए मैंने एम की जगह यहाँ पे एम प्लस वन पुट कर दिया। ठीक है, अब दोनों का डिफरेंस देख लेते हैं। तो ये वाई एम प्लस वन की वैल्यू आ गई और ये वाई एम की वैल्यू आ गई। अब ये लेमडा एल ओवर डी इन तीन चीज़ों से मल्टीप्लाई होगा तो ये मेरे पास आ जाएगा एम लेमडा एल ओवर डी, लेमडा एल ओवर डी और वन ओवर टू लेमडा एल ओवर डी। और ये लेमडा एल ओवर डी यहाँ पे दो चीज़ों से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा, और माइनस प्लस माइनस ये साइन भी चेंज होगा, माइनस आ जाएगा और वन ओवर टू लेमडा एल ओवर डी। अब इनमें से आप देखें एम लेमडा एल ओवर डी और माइनस एम लेमडा एल ओवर डी कैंसिल हो जाते हैं, इस तरह प्लस वन ओवर टू लेमडा एल ओवर डी और माइनस वन ओवर टू लेमडा एल ओवर डी भी कैंसिल हो जाते हैं, तो डेल्टा वाई लेमडा एल ओवर डी आ गया। ये भी वही आ गया लेमडा एल ओवर डी। तो दो कंसेक्टिव डार्क फ्रिंजेस के दरमियान डिस्टेंस जो होता है वो भी लेमडा एल ओवर डी ही होता है। तो हमने ये देखा कि जितना डिस्टेंस दो कंसेक्टिव ब्राइट फ्रिंजेस के दरमियान होता है इंटरफेरेंस में, उतना ही दो डार्क फ्रिंजेस के दरमियान होता है, और ये डिस्टेंस ऑर्डर पे डिपेंड नहीं करता। मतलब जितना सेपरेशन पहले दो फ्रिंजेस के दरमियान होगी ब्राइट या डार्क, उतनी सेपरेशन नेक्स्ट और उससे आगे वाले कंसेक्टिव फ्रिंजेस के दरमियान भी होगी। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि इंटरफेरेंस पैटर्न में ब्राइट और जो फ्रिंजेस की विड्थ है वो सेम होती है ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस की। अब ये फार्मूला हमें ये भी शो करता है कि जो सेपरेशन बिटवीन फ्रिंजेस होती है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है लैम्डा के, डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है एल के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शन होती है डी के। यानी कि डेल्टा वाई वेवलेंथ ऑफ लाइट की डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, और जितनी ज़्यादा वेवलेंथ होगी लाइट की सेपरेशन भी ज़्यादा होगी, जितनी कम वेवलेंथ होगी सेपरेशन भी कम होगी। अब क्योंकि रेड लाइट की जो वेवलेंथ होती है वो ज़्यादा होती है तो रेड लाइट यूज़ करोगे तो उसकी जो फ्रिंजेस हैं उनमें सेपरेशन ज़्यादा होगी और वो बड़े बड़े होंगे, और अगर आप वायलेट लाइट यूज़ करोगे तो उसकी वेवलेंथ कम होती है तो उनके फ्रिंजेस की स्पेसिंग कम होगी। तो जैसे जैसे आप वायलेट से रेड की तरफ जाओगे तो फ्रिंज स्पेसिंग बढ़ेगी, और रेड से वायलेट की तरफ आओगे तो फ्रिंज स्पेसिंग कम होगी। तो ब्लू लाइट में फ्रिंज स्पेसिंग कम होती है और रेड लाइट में ज़्यादा होती है। इसी तरह डेल्टा वाई इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है स्क्रीन का डिस्टेंस जो है स्लिट से, डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है स्क्रीन का जो डिस्टेंस है स्लिट से उसके। तो लिहाजा जितना आप इस स्क्रीन को दूर करते जाएंगे उतना डेल्टा वाई बढ़ता जाएगा, और जितना स्क्रीन करीब आती जाएगी उतनी फ्रिंज स्पेसिंग या फ्रिंजेस के दरमियान सेपरेशन कम होती जाएगी। और लास्ट पे जो फ्रिंज स्पेसिंग है वो डी सेपरेशन बिटवीन द जो स्लिट्स हैं या स्लिट्स के दरमियान जो फासला है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शन है। अगर आप ये फासला कम कर दोगे तो डेल्टा वाई ज़्यादा हो जाएगा, अगर आप ये फासला ज़्यादा कर दोगे डेल्टा वाई या फ्रिंजेस के दरमियान स्पेसिंग कम हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच।